जिंदगी शुरू होती है डायरेक्ट सेलिंग से, लेकिन उससे पहले सोनू शर्मा जी कौन थे और तब का क्या सपना था? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है यार। रिश्ते बनाते वक्त आंखें खोल के रखें और जब रिश्ते बन जाएं तो आधी आंख खोल लें, आधी बंद रखें। लेकिन फिर भी ये टफ काम है। बहुत टफ है। टफ नहीं है तो बहुत टफ है। देखो, इंसान ना रोता हुआ पैदा होता है, ठीक है, लेकिन दिक्कत यह है कि कुछ लोगों का रोना जिंदगी भर बंद ही नहीं होता है। सब लोग कह रहे हैं नशा छोड़ो। अरे मैं कह रहा हूँ नशा करो यार, खूब करो। नशा वो होता ही नहीं है ना जो रात को करे और सुबह उतर जाए। नशा तो हुआ है जो एक बार चढ़े तो साला कभी उतरे नहीं। एक रिसर्च है बहुत बड़ी कि कौन लोग ज़्यादा जीते हैं। जो नहीं पीते वो ज़्यादा जीते हैं, जो बहुत पीते हैं वो ज़्यादा जीते हैं, या जो 2 पैग लगाते हैं 30-30 ml के वो ज़्यादा जीते हैं। ये सच में साइंटिफिक रिसर्च है। हाँ, कौन जी रहा है इसमें ज्यादा? कॉलेज में वो सब काम किए हैं जो नहीं करने चाहिए। और वो मुझे कहती थी कि इस दुनिया में हर व्यक्ति कामयाब हो सकता है तुझको छोड़कर। सोशल मीडिया की जो पूरी लत है और लत में जो लोग हैं वो कैसे बाहर निकले? बहुत बड़ा टॉपिक है यार शशीष। सबसे पहले तो ये समझो कि सोशल मीडिया की लत लगती क्यों है। कोई भी लत लगने के पीछे 2 शब्द जिम्मेदार है। सोनू शर्मा जी के शिखर पे बने रहने का क्या राज है? मैंने अपने घर में एक खेती कर रखी है, उसमें कैप्सूल उगाता हूँ मैं। वो मैं रोज सुबह सुबह खा लेता हूँ, उससे सब चल जाएगा। अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर ना होते तो क्या होते? कुछ नहीं होता एक्चुअली तो मैं कहीं का नहीं होता, कहीं का नहीं रहता। ये रैपिड फायर है कि ये जलील फायर ग्राउंड है। ये आपका जो होस्ट है ना ये बहुत खराब है, तो भाई बहुत खतरनाक है। कोई इनवॉइस रेज करो भाई इनके लिए पहले फिर बात करेंगे इस बारे में। अरे हम तो चाहते हैं कि भाई हम जब मरें तो हमारी चिता पे माइक रखा हो, एक असली माइक सबसे महंगा वाला, तो साथ में लेटा दें और फिर फूंकना हमारे को। अरे भाई तुम विजुलाइज कर रहे हो क्या? आप ऐसा विजुलाइज कर रहा है। अगर आप 20 साल के होते तो क्या डिफरेंटली करते? ये क्वेश्चन पे तो मैं वारी जाऊं। 20 साल वाले लड़कों को कह रहा हूँ 15 मिनट यार रोज के, 10 साल दे दो बस। और टाइम ऐसा निकलता है। काश हमको 20 साल में कोई ये बता देता कि 15 मिनट लगाने हैं यार, और 10 साल के बाद का जो रिजल्ट होगा वो दुनिया पे राज करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार तिवारी। आज हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपने ज्ञान, अनुभव और वाणी के दम पे लाखों लोगों की जिंदगियों को बदला है। एक ऐसी शख्सियत जो आज भारत के नंबर 1 कॉर्पोरेट ट्रेनर, सबसे चहते मोटिवेशनल स्पीकर और डायरेक्ट सेलिंग के भी एक कमाल के एक्सपर्ट हैं। तो आइए मिलके स्वागत करते हैं किसी और का नहीं, वन एंड ओनली सोनू शर्मा सर का। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शशीष, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर, आप पॉडकास्ट पे आए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि जितने भी लोग देख रहे होंगे वो आज इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सर, सबसे पहले शुरू करेंगे कि आपकी ज़िंदगी शुरू होती है डायरेक्ट सेलिंग से, लेकिन उससे पहले सोनू शर्मा जी कौन थे और तब का क्या सपना था? यार देखो, उससे पहले तो जैसा हर इंसान का सपना होता है कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, ये तो पता होता है कि कुछ बड़ा करेंगे। कैसे करेंगे ये नहीं पता होता। ये लेकिन था कि बड़ा करेंगे। हाँ, ये तो था कि कुछ बड़ा करेंगे। क्या मैं कॉलेज में जब पढ़ता था तो मेरी इनकम टैक्स की एक टीचर होती थी, मिसेस भाटिया, और वो मुझे कहती थी कि इस दुनिया में हर व्यक्ति कामयाब हो सकता है तुझको छोड़कर। अरे हाँ, वो मुझे बहुत प्यार करती थी। उनका बड़ा प्रेम था मेरे से। अच्छा, वो अपनी जगह ठीक थी, हम पढ़ते ही नहीं थे कॉलेज में, तो उनको लगता था यार ये लड़का अच्छा है, पढ़ेगा तो कुछ बन जाएगा। और मुझे बोलती थी कि सब कामयाब हो जाएंगे, देख तू कहीं स्ट्रगल करेगा ज़िंदगी में। मैं पिछले 8-10 साल से ढूंढ रहा हूँ उनको, मुझे मिल नहीं रही। कि मैं उनको बता सकूँ कि आपके ओपिनियन को मैंने अपनी रियलिटी नहीं बनने दिया। क्या बात। तो हर किसी का सपना होता है, तो हमारा भी सपना था कुछ बड़ा करेंगे। तो लेकिन बातें तो बहुत थी, लेकिन कुछ रिसोर्सेज थे नहीं कि कैसे करेंगे। पिताजी हमको बोलते भी थे कि कुछ पढ़ ले, कुछ पढ़ ले, कुछ पढ़ ले, कुछ तो कर, कुछ तो कर। तो हम बोलते थे पापा को मजाक मजाक में, जो कुछ नहीं करते वही तो कमाल करते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले नॉर्मल लाइफ था। कॉलेज के एक एवरेज स्टूडेंट थे और क्रिकेट खेलने के शौकीन थे। क्या बात। दोस्त बहुत थे। बहुत दोस्त थे इसलिए बोलता हूँ कि अब सब छूट गया है। तो दोस्त बहुत थे, तो बहुत बदमाशी की हैं कॉलेज में, वो सब काम किए हैं जो नहीं करने चाहिए। तो सब मस्ती वाला ज़िंदगी था। लेकिन जब ग्रेजुएशन करके घर पहुँचे तो पिताजी को डिग्री दिया, तो बहुत खुश था मैं कि फाइनली बला टली पास हो गए। तो पापा को मैंने कहा कि अब हम हमको डिग्री दे रहे हैं, आप कुछ दीजिए हमको।
तो वो अंदर गए कमरे में, बाहर आए, उनके हाथ में कुछ कागज़ थे, मेरे हाथ में दिए कि ये ले। तो मैंने बोला क्या है ये? तो बोले हम पे 3 लाख का कर्जा है, तुझे उतारना है। यही हमारी तरफ से तुझको तोहफा है। तुम्हारा तो सर मुंडाते ही ओले पड़ गए कि यार ये क्या पंगा पा लिया उन्हें। तो बस करियर स्टार्ट हुआ 3 लाख के कर्ज के साथ। मैं सेल्समैन था, घर घर जाके सामान बेचा करता था। अच्छा, फिर धीरे 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 करते 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 आज शिशीश ने बुला लिया हमारे को। सो काइंड ऑफ यू सर। यही है बस छोटा सा इंट्रोडक्शन। बहुत सारे लोग सेल्स में आने से डरते हैं या फिर सेल्स को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। कई लोग को ऐसा लगता है कि हम कुछ ऐसा करें जिसमें सेल ना करना पड़े। जी। और मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, चाहे फिर आप हों या फिर इस देश और बाहर में भी जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या फिर बहुत अच्छे ऑरेटर हैं, उनका कहीं ना कहीं जीवन का जुड़ाव सेल्स से रहा है। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को, और सेल्स आपकी नज़र में क्या है, कितना ज़रूरी है किसी के लिए? इस दुनिया में हर आदमी बेच रहा है। क्या बात? कोई ये मान रहा है कि वो बेच रहा है और कोई ये मान नहीं रहा कि वो बेच नहीं रहा। बेच तो सभी रहे हैं। एक अदाकार अपनी अदा बेच रहा है, एक डॉक्टर अपनी स्किल बेच रहा है, एक इंजीनियर अपनी क्वालिटीज़ बेच रहा है, एक टीचर अपने पढ़ाने का तरीका तजुर्बा बेच रहा है, एक पॉलिटिशियन वादे करना बेच रहा है। इस दुनिया में कौन नहीं बेच रहा? कोई मान रहा है और कोई मान नहीं रहा, बस फ़र्क तो यही है। और सेल्स ख़राब चीज़ तो है ही नहीं, सेल तो बहुत अच्छी चीज़ है। आप शॉपिंग मॉल में जाएं और कहाँ सेल लिखा हुआ शब्द मिल जाए तो तुरंत उस दरवाजे में घुसते हैं फिर आप, है ना। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल। तो सेल तो अच्छी चीज़ है, कोई ख़राब चीज़ थोड़ी ना है। इस दुनिया में जैसे ना ग्रेविटी अगर ख़त्म हो जाए तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। क्या बात है। तो ऐसे ही सेल्स अगर ख़त्म हो जाए तो सब ख़त्म हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग होने से दुनिया नहीं चलती, सेल होने से दुनिया चलती है। मैन्युफैक्चरिंग आप कितनी ही कर लो, माल नहीं बिकेगा तो दुनिया रुक जाएगी, दुनिया का सब कुछ रुक जाएगा। सर्विसेज बनाने से दुनिया नहीं चलती, सर्विसेज कंज्यूम होने से दुनिया चलती है। और कंजम्पशन तब होगी जब कोई हमारे ऐसा आदमी बेचेगा किसी को कुछ ना कुछ। तो जो मनी सर्कुलेशन है वो तभी होगा जब सेल होगी। तो सेल से इतनी नफरत ठीक नहीं है यार। क्या बात है। ये हमारी आत्मा है एक्चुअली, पूरी इकोनॉमी की आत्मा है। इकोनॉमी की आत्मा है। जी हाँ, ये नया लाइन है। इकोनॉमी की आत्मा है सेल से यार। कमाल है यार। बिना सेल के क्या हो सकता है? दिल है ये तो। जैसे शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना दिल, जो सबको ब्लड सप्लाई करता है। तो सेल से जो पैसा जनरेट होता है उसी से इकोनॉमी चलती है। क्यों डरते हैं लोग फिर भाई? मतलब आज की भी जनरेशन आप देख लीजिए जो पूरी है, उसको डर लगता है। नहीं, सेल से डर नहीं लगता शिशिश। सेल्स में मिलने वाली रिजेक्शन डराती है। सेल्स का जो बाय प्रोडक्ट है वो डराता है। कहते हैं ना, जुए से डर नहीं लगता, जुए में हारने से डर लगता है। जुए में अगर जीत निश्चित हो तो कौन नहीं खेलना चाहता। तो ऐसे सेल से डर नहीं लगता, सेल्स में रिजेक्शन से डर लगता है। रिजेक्शन का डर सबसे बड़ा डर होता है। आपको भी आपने भी फेस की होगी। सभी करते हैं यार, सभी करते हैं। क्या उस समय का मतलब क्या माइंडसेट होता होगा, या जब शुरुआती रिजेक्शंस मिलते होंगे? आज के सोनू शर्मा द सोनू शर्मा है, मैं उस सोनू शर्मा की बात कर रहा हूँ जो उस समय आए थे, इनिशियल स्टेज में थे। तो उस समय का माइंडसेट क्या होता, उसको कैसे ओवरकम किया आपने? देखो होता क्या है, जब आदमी बचपने से जवानी में कदम रखता है ना शिशिश, तो बचपने में हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है कि पेरेंट्स किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते हम लोगों को। नॉर्मली घरों में अगर आप देखो तो थोड़ा बहुत रो पिट के चीज़ें मिली जाती हैं, ना नहीं होती बच्चों की ज़िंदगी में। बच्चा मांगता है कुछ तो पापा कहते हैं हाँ यार, अपने को कुछ कम कर लो लेकिन इसको दे दो यार, है ना। बच्चा कहता है जूता, पापा कहता है मैं नंगे पैर घूमूंगा तुझे पहना दूंगा यार। बच्चा बोलता है शर्ट, पापा बोलते हैं मेरी फटी होगी लेकिन तेरी अच्छी दूंगा यार। तो माँ बाप चाहे उनके पास पैसे कम हों, चाहे कैसे भी स्थितियाँ हों, बच्चों के लिए सब कर देते हैं यार। ऐसा हमारे सबके परिवारों में होता होगा। बहुत सही। तो बच्चे बचपन से लेकर 12वीं करने तक या ग्रेजुएशन होने तक रिजेक्शन कहाँ फेस करते हैं? कहीं नहीं। कहाँ मना होता है? कोई मना नहीं होता, हर चीज़ मिल जाती है। नहीं मिलती तो बच्चा लड़ के, रो के, दीवारें गंदी करके, मिट्टी में लेट के ले लेता है कैसे भी करके। और माँ बाप को दया आ ही जाती है कि चल दे यार इसको दे, है ना। तो रिजेक्शंस नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो असल ज़िंदगी में उतरता है तो वहाँ तो माँ बाप होते नहीं हैं, वहाँ तो प्यार नहीं होता, मोहब्बत नहीं होती, तो वो रिजेक्शन उसको पहली बार देखने को मिलती है। तो उसको बड़ा अजीब लगता है कि ऐसा तो आज तक हुआ नहीं था यार, मैंने जो मांगा मुझे मिल गया था, ये कैसे मुझे मना कर रहा है, ये मुझे मना कैसे कर सकता है। तो वो जो रिजेक्शन फेस ना करने की जो टीस होती है ना, वो रोकती है फिर किसी नए दरवाजे पे जाने से।
कि नए दरवाजे पे नहीं जाएंगे यार, क्योंकि अभी पहले वाले ने चमकाया है हमारे को, दूसरा वाला भी चमकाएगा है ना। तो सेल से डर नहीं लगता, कहते ना थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है ना? तो जो सेल्स के बाद रिजेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है वो डराती है आदमी को, और आदमी नहीं चाहता कि कोई उसको रिजेक्ट करे। लेकिन लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है, आपको रिजेक्शन ही फेस करना पड़ेगा। ये एक पैकेज है लाइफ में सिर्फ हंसी नहीं होती, ये पैकेज है। जैसे फिल्म के अंदर सिर्फ गाने नहीं होते, उसमें मारधाड़ भी होती है, उसमें इमोशंस भी होते हैं, उसमें कोई मरता भी है। पैकेज है, लाइफ इज़ कंप्लीट पैकेज जिसमें सब कुछ मिलता है। तो आपको सिर्फ मीठा मीठा गप गप नहीं, कड़वा कड़वा भी होता है ज़िंदगी में। तो वो जो रिजेक्शन है वो कड़वा कड़वा है, और उसके लिए तैयार रहेंगे तो मीठा मीठा भी मिलता है। फिर मिलता है। हाँ, 100% मिलता है, सबको मिलता है। बहुत सारे रिजेक्शन आपने भी फेस अरे किए बहुत बहुत बहुत। अभी भी करना पड़ता है? हाँ, अभी भी करना पड़ता है। और मेरा तो सपना भी था, जब मैं नया नया डायरेक्ट सेलिंग में आया तो मेरा एक बहुत बड़ा सपना था कि मैं मर्सिडीज एस क्लास चलाऊं और एस क्लास में बैठ के किसी को अपना प्रोडक्ट दिखाऊं और वो मुझे मना कर दे ये मेरा सपना था। ये भी किया आपने? हाँ, ये मेरा सपना था कि मुझे कोई एस क्लास में बैठ के मना करेगा, मुझे तब मजा आएगा यार, कि देखो लोग अब भी नहीं मान रहे तो इसका मतलब ये पार्ट ऑफ लाइफ है कि ऐसा नहीं होगा कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे लोग, तब भी करेंगे, और उसी अनुपात में करेंगे, उसी रेशो में करेंगे। सक्सेस पे आते हैं। अभी ये कल ही आपके बुक की लॉन्चिंग हुई है, जी जी। सफलता के 24 अध्याय। तो सबसे पहले तो आपको फिर से इसके लिए बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया शीशी। आपने मुझे भी बुलाया और मैं भी इसका हिस्सा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो आप इस किताब को देख सकते हैं। अद्भुत किताब है। रात में मैंने कुछ चैप्टर्स पढ़े और सुबह में भी मैं अपनी गाड़ी में पढ़ते हुए इसको आ रहा था। तो बहुत मेहनत की है। देख रहे हैं आप सर, मोटी किताब है 350 से ज़्यादा पन्ने हैं इसमें, और 350 के करीब पन्ने हैं। तो एक कमाल की किताब है। 24 अध्याय इस पे आते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि सोनू शर्मा जी के लिए सफलता क्या है? हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है यार। मैं अभी एक प्रोग्राम में था तो वहाँ पर भी मैंने एक ही बात बोली, मैं आपके प्रोग्राम में भी शीश उसको दोहरा देता हूँ कि कब पता चलता है आदमी को कि भगवान की उस पर अच्छी नज़र है, कैसे पता चलता है? क्या पैरामीटर है कि ये मालूम चले कि भगवान प्रसन्न है आपसे? क्या वो आपको बहुत सारा पैसा दे देगा तब आप मानोगे कि नहीं यार ईश्वर बड़ा प्रसन्न है तो मुझे पैसा दे रहा है? क्या वो आपको बड़ा मान सम्मान दिलाएगा, पद प्रतिष्ठा दिलाएगा, तब आपको लगेगा कि नहीं यार भगवान बड़ा प्रसन्न है मुझसे? सफलता किसी को मानते हैं? नेम और फेम, पैसा, यही आजकल की दुनिया का सबसे बड़ा पैरामीटर है ना, कि शीश के पास 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ हो जाएंगे तो दुनिया कहेगी अरे यार सफल आदमी है। या वो किसी ऐसे पद प्रतिष्ठा पे बैठेगा जहाँ पर दुनिया सैल्यूट करेगी तो लोग लगा अरे यार सफल हो गया यार। तो मुझसे किसी ने पूछा कि आपके लिए इन दोनों में से क्या मैटर करता है, तो मैंने उनको बोला यार मेरे लिए इन दोनों में से कुछ मैटर नहीं करता। और मैं दिल से बोल रहा हूँ, ये डायलॉग बाजी नहीं है। कि आपके पास हज़ारों करोड़ की संपदा हो, आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान भी मिल जाए, मेरे लिए इससे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कैसे मालूम चलेगा कि भगवान आप पे प्रसन्न है? ये तब मालूम चलता है कि आपके जीवन में जब संतों का आगमन होता है। क्या बात है। आप किसी आश्रम में जा पाते हैं, आप किसी गुरु दरबार जा पाते हैं और वहाँ विनम्र होकर बैठते हैं चरणों में, तब मालूम चलता है कि ईश्वर आपसे प्रसन्न है। कल तो जगत गुरु जी भी आए थे। हाँ, तो सफलता का पैरामीटर है कि आपके संतों, आपके जीवन में कोई संत है कि नहीं, आप किसी संत के आश्रम में जाते हैं कि नहीं जानते, आप वहाँ पर जाके असली अपनी औकात में आते हैं कि नहीं आते। क्योंकि बाहर की दुनिया के लिए तो हम षड्यंत्रकारी भी हो सकते हैं ना, कि कुछ भी है ना, बनावटी भी होता है, लेकिन वहाँ पर आप असली जीवन जीते हैं कि नहीं जीते। तो ईश्वर आप पे प्रसन्न है ये पता चलता है तब जब आपके जीवन में संतों का आगमन होता है, संत आपके आसपास बैठते हैं, संत आपके घर आते हैं, आप किसी संत के आश्रम में जाते हैं। तो जब ये आपके साथ होने लग जाए, आप मान लो कि ईश्वर आपसे बड़ा प्रसन्न है। पैसे ना भी हो ना तब भी प्रसन्न है। लेकिन अगर ये मिसिंग है आपकी ज़िंदगी में, पैसा तो बहुत है, मान सम्मान भी बहुत है, लेकिन ये पार्ट मिसिंग है, अभी सफलता कोसों दूर है। कैसे मिलती है ये? क्या विनम्र बने, सरल रहें और कोई ऐसा काम ना करें जिससे किसी सामने वाले का नुकसान हो, किसी का दुख हो। अपनी लाइन बड़ी करने की कोशिश करें, किसी की लाइन ना छोटी करें।
मैंने अपने जीवन में एक ही बात सीखी है शिशीष, कि हमेशा अपनी लाइन बड़ी करी है। मैंने ये नहीं देखा कि कौन कर रहा है कितना। मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग सड़क पे हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि मेरे में बहुत टैलेंट है, मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, नहीं, मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग होंगे, लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं अपनी लाइन बड़ी करूँ, बस दूसरे की अपने आप छोटी हो। और मेरा मोटिव उसको छोटा करना है ही नहीं एक्चुअली। मैंने अपनी लाइन बड़ी करी है। विनम्र रहें, सरल रहें, अपनी लाइन बड़ी करने की कोशिश करें, और आखिरी में उसी के ऊपर छोड़ दें सब। मेहनत अपनी तरफ से पूरी करें और आखिरी में उसके चरणों में डाल दें कि बाकी तेरी इच्छा है भाई, तू जहाँ ले जाना चाहता है ले जा। संबंधों को लेके आपके पास एक अलग मास्टरी मुझे दिखती है, चाहे वो जगत गुरु जी हों, चाहे वो कल बॉलीवुड से कुछ एक्टर्स भी आए और भी कई लोग। तो और मुझे लगता है कि इस पूरी ज़िंदगी में चाहे वो जीवन हो चाहे वो व्यापार हो, हम कहीं भी पहुंचेंगे तो उसमें एक रिलेशनशिप मास्टरी का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा रोल है। क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं? कुछ प्रिंसिपल्स आप बताएं हम सबको कि कैसे संबंधों को प्रगाढ़ बनाया जाता है, कैसे रिश्तों को बढ़िया बनाया जाए। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं आशुतोष राणा, हाँ, और कल वो आने वाले थे, लेकिन उनका कल मुंबई में प्रोग्राम चल रहा था, राम जी का उनका कुछ कार्यक्रम चलता है। तो मुझे उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि रिश्ते बनाते वक्त आंखें खोल के रखें, क्या बात है। और जब रिश्ते बन जाएं तो आधी आंख खोल लें, आधी बंद रखें। ओहो सो डीप। कुछ चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है। क्या बात है। और अगर आप इग्नोर नहीं करते तो सब रिश्ते छटक जाएंगे आपसे, क्योंकि आप को कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा आपके इर्द गिर्द जिसमें कमियां नहीं होंगी। 100% परफेक्ट कोई नहीं। हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो फिर भगवान कृष्ण हो जाएगा वो 16 कला संपूर्ण, होगा नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ जगह आंखें बंद कर लेनी, कोई बात नहीं यार, ये अच्छी चीज़ भी तो है इसमें। लोगों की प्रॉब्लम उल्टी है, लोगों का ध्यान वहाँ जाता है जो उसमें कमी होती है, रिश्ते छिटक जाते हैं। तो अगर कमियां ही ढूंढते रहेंगे फिर तो आप अकेले रह जाएंगे ज़िंदगी में। क्या बात है। तो आपको अच्छाइयाँ ढूंढनी है, आपको मक्खी नहीं मधुमक्खी बनना है। मक्खी वहीं बैठेगी जहाँ घाव होगा, पूरे सुंदर शरीर को छोड़ देगी, वो उसका फोकस ही वहीं है। और मधुमक्खी वहाँ बैठेगी जहाँ मधु होगा। दोनों मक्खियाँ हैं, लेकिन लोगों दोनों की प्रजाति अलग है, और दोनों जहाँ बैठती हैं वही एंड रिजल्ट अलग अलग होता है। जो घाव पे मवाद पे बैठेगी वो बीमारियाँ फैलाएगी, जहाँ जाएगी बीमारी ही फैलाएगी, और जो फूल पे बैठेगी वो शहद देगी दुनिया को। तो आपको ये डिसाइड करना है कि बैठना कहाँ है ना। और कुछ जगह आंखें बंद रखनी है, और इस बात का ध्यान रखना है कि कोई 100% परफेक्ट होगा नहीं। आपको अलाइनमेंट करके चलना पड़ेगा हर किसी के साथ। कुछ जगह आपको झुकना पड़ेगा, कुछ जगह आंख बंद करनी पड़ेगी, कुछ जगह कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, कुछ जगह लेट इट, कोई बात नहीं यार, ठीक है यार, ऐसा करना पड़ेगा। ये सब आप कर सकते हैं अगर, तो संबंध हमेशा बने रहते हैं। जहाँ आपने कमियां ढूंढनी शुरू कर दी फिर आप अकेले हो जाते हैं। इस किताब में एक चैप्टर है प्रोफेशनल वर्सेस पर्सनल लाइफ। हाँ, पर्सनल लाइफ को लेके, और आप दोनों में ही शानदार हैं। कोशिश कर रहा हूँ यार। नहीं, कल आपके फैमिली से भी मिलने का मौका मिला, तो जितने भी लोग आपको जानते हैं पर्सनली उन सब का भी यही मानना है। उस चैप्टर से ही आप, उसमें एक कहानी भी है वो डॉक्टर वाली, मुझे लगता है कि जो शायद इलाज करने आता है, वो कहानी क्या है आपको याद है अभी? हाँ, वो कहानी कुछ ऐसी है कि किसी के बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो जो पिता होता है वो स्वाभाविक है, वो परेशान होता है क्योंकि उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। तो बेटा जो है वो भी ओटी में ले जा रहे हैं उसको, ऑपरेशन थिएटर के अंदर जब उसको ले जा रहे हैं तभी डॉक्टर नहीं आया, लेकिन तो वो और गुस्सा कर रहा है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है और तुम्हारा मेन सर्जन गायब है, ये है वो है, चिल्ला रहा है, गुस्से में है। इतने में वो सर्जन आता है भागता भागता, तो पिता कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम कैसे सर्जन हो, मेरा बेटा यहाँ पर ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है और तुम हो नहीं हॉस्पिटल के अंदर, मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूँगा, ये है वो है, बहुत गाली देता है उसको। डॉक्टर उससे ज़्यादा बात नहीं करता और सीधा ओटी में चला जाता है और ऑपरेशन को सक्सेसफुली अंजाम देता है। बाहर निकलता है, पिता को बोलता है कि आपका बेटा अब ठीक है, बाकी की जो आप जानकारी हैं ये जो जूनियर डॉक्टर हैं इनसे ले लेना, और फिर निकल जाता है वापस। तो बाप को बहुत गुस्सा होता है, उसको लगता है बड़ा एरोगेंट आदमी है यार, इसके पास इतना टाइम भी नहीं है कि मुझे बैठ के ब्रीफ कर सके, बता सके। तो वो नर्सिस को बोलता है, जूनियर डॉक्टर को बोलता है कि इतना घटिया डॉक्टर मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं, बदतमीज़ डॉक्टर है, इनको निकाल देना चाहिए, मैं इसकी कंप्लेंट करूँगा, ये है वो है।
तो जूनियर डॉक्टर बोलते हैं नहीं सर वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आपको पता नहीं उनके साथ क्या हुआ है, कल उनका बेटा की डेथ हो गई है और वो क्रिमेशन कंप्लीट करके सीधा ऑपरेशन थिएटर में आए हैं क्योंकि उनको पता चला है कि एक बहुत इमरजेंसी है। अब वो वापस क्रिमेशन ग्राउंड में जा रहे हैं, वो सिर्फ आपके लिए आए थे। तो ये कहानी बताती है कि आदमी की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग होती है, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। कि आपके पर्सनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हों उनको प्रोफेशनल लाइफ में नहीं लेके जाना चाहिए, और प्रोफेशनल लाइफ के जो भी झगड़े हैं उनको घर लेके नहीं जाना चाहिए। ये है बहुत मुश्किल काम, ये बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, ये बहुत मुश्किल काम है। और इसलिए कई एग्जाम्पल्स भी दिए हैं आपने इस चैप्टर में, चाहे वो विराट कोहली का हो, चाहे बहुत महेंद्र सिंह एग्जाम्पल्स का हैं, हो। दुनिया भरी कई पड़ी है examples आपने एग्जाम्पल्स, दिए, हाँ। दुनिया भरी पड़ी है एग्जाम्पल्स। लेकिन फिर भी ये टफ काम है। बहुत टफ है, टफ नहीं है तो बहुत टफ है। आप ऑफिस की सारे झंझट जो होते हैं, ऑफिस की जितनी टेंशन होती है घर लेकर ही आते हैं। ऑफिस का गुस्सा बीवी पे निकलता है, बच्चों पे निकलता है, बीवी का झगड़ा ऑफिस में निकलता है। और मैं जिम रॉन की एक बात बड़े अच्छे से लागू करता हूँ ज़िंदगी में कि एक जगह इंसान को एक जगह पे एक बार ही रहना चाहिए। व्हेन यू आर ऑफिस बी इन ऑफिस, व्हेन यू आर एट होम बी एट होम, डोंट मिक्स द टू। When you are taking shower, enjoy the shower. When you are doing your work, do your work. Don't mix the two. होता क्या है, वो शावर ले रहा होता है तो धंधे का ध्यान आता है, धंधे में बैठा होता है तो नहाने का ध्यान आता है। साला ना एक चीज़ ठीक कर से पाता है, ना दूसरी चीज़ ठीक से कर पाता है। क्या मंत्र है इसका? कोई सॉल्यूशन है, कोई टूल है, कोई कुछ ऐसा ट्रिक है जिससे ये बैलेंस हो पाए माइंड का, ये जो डिस्ट्रैक्शन है इधर से उधर? यार ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है एक्चुअली। तो कोई ट्रिक नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, अभ्यास, कोई ट्रिक नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है। बस एक बात याद रखना है कि लाइफ के दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। एक है पर्सनल लाइफ, एक है प्रोफेशनल लाइफ। बस उन दोनों को कभी ज़िंदगी में मिक्स नहीं करने का है। ये समझ लेना कि ये ज़िंदगी अलग चल रही है और ये ज़िंदगी अलग चल रही है। ये आपका रोल अलग है, ये रोल अलग है। तो इस व्यक्ति का ये जो किरदार है उसको वहाँ नहीं लेके जाना, उस किरदार को यहाँ नहीं लेके आना। तो वो किरदार वहीं छूट जाना चाहिए। क्या बात है? वो किरदार वहीं छूट जाना चाहिए जब आप घर आएँ। क्योंकि रामलीला में क्या होता है, देखो रामलीला में जब आप रामलीला देखते हैं तो रामलीला में क्या होता है, वो सब किरदार हैं, है ना, वो प्ले कर रहे हैं, कोई राम का, कोई रावण है का। ना। हाँ। तो जैसे ही वो पर्दा गिरता है तो वो किरदार के साथ घर नहीं जाते, वो किरदार वहीं छूट जाता है। अब वो जो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए या कोई राक्षस बनाया है वो मर गया, तो ऐसा थोड़ी ना मर गया, वो तो वो किरदार था, वो छूटा, अब वो घर गया, अब वो घर अपने वाइफ के साथ है, बच्चों के साथ है, माँ बाप के साथ है, वो छूट गया। तो जीवन भी अभिनय है, तो वो किरदार अलग है। भगवान ने दिया कि भाई प्रोफेशनल लाइफ वाला किरदार अलग है, उसको वहीं छोड़ के आ जाओ, और जो पर्सनल लाइफ वाला किरदार है वो अलग है। जब दफ्तर पहुंचो तो एक किरदार लेके नहीं जाना। इंडिगो में शिशी जब तुम बैठो तो इंडिगो में ध्यान देना, अगली बार कॉकपिट के ऊपर लिखा होता है फ्लाइंग इज़ अ सीरियस प्रोफेशन, डू नॉट कैरी योर वरीज बियॉन्ड दिस पॉइंट, है ना, कि भैया फ्लाइंग बहुत सीरियस प्रोफेशन है, इसके अंदर घर के टेंशन को लेके नहीं जाना। 300 लोगों की जो ज़िंदगी है वो दाव पे लगी हुई है। तुम बीवी से लड़के आए या जो भी तुम्हारी ज़िंदगी में उठा पतल चल रही है, ये जो दरवाज़ा है ना छोटा सा जिसके अंदर पायलट बैठता है, हाँ, तो अंदर लेके नहीं जाने का, इसको वहीं छोड़ के आ जाने का है, क्योंकि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बड़ा है। तो मैं भी एज अ स्पीकर जब स्टेज पे जाता हूँ तो मैं अपने आप को एक पायलट की तरह ही फील करता हूँ कि मेरे हाथ में अब 300, 400, 500, 1000, 2000 लोगों का लाइफ है। पता नहीं कौन सी बात किसी को ट्रिगर कर जाए और वो क्या से क्या बन जाए। आप तो नहीं बोलेंगे, मैं थोड़ा सा बोल दूं कि कल जगत गुरु जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली, मैं सबको बताना चाहूँगा कि वो कह रहे थे कि उनके साथ कोई बहुत दिनों से रह रहे हैं और वो उनको कब से समझा रहे हैं, कोई बात वो नहीं समझ पा रहे थे। और मुंबई के एक सेशन में सर के जगत गुरु जी भी थे और वो साधु जी भी थे, कहे कि मैं नहीं समझा पाया और आपके सेशन में समझ गए। वो एक बात तो आप बोलिए आप नहीं बोलेंगे क्योंकि तो मैं बोल रहा हूँ ये बात। तो व्हेन आई गो टू अ स्टेज आई फील लाइक अ रिस्पॉन्सिबल सर्जन कि मेरे हाथ में कोई 1000 लोगों का लाइफ है, तो मुझे अपने मुंह से कुछ ऐसा नहीं निकालना है कि कौन सी बात कब ट्रिगर कर जाए किसी को, यू नेवर नो। तो ये बहुत बड़ा क्या बोलते हैं खेल है यार। और मैं अपने घर की प्रॉब्लम्स को कोशिश करता हूँ कि स्टेज पर ना लेके जाऊँ। और बहुत बड़े बड़े लोगों को अगर आप देखोगे तो वो कभी भी दो लाइफ को मिक्स नहीं करते। वो घर की परेशानी को कभी दफ्तर लेके नहीं जाते, दफ्तर की उठापटक घर लेके नहीं आते। मैं आज तक, मेरी जो भी उम्र हो गई है, मैं 20-25 साल से सोशल लाइफ के अंदर हूँ, मैं अपने ऑफिस की टेंशन कभी घर लेके नहीं आया। अच्छा, इसका प्रमाण मैं थोड़ा सा देना चाहूँगा। मेरी वाइफ को कुछ नहीं पता। हाँ, कल जब मैम से पूछा गया कि
इस किताब में कितना संघर्ष किया, तो हमें तो पता ही नहीं था कि किताब लिख रहे हैं। वो तो एक दिन डांट रहे थे कि पन्ने की क्वालिटी अच्छी नहीं है ये वो, तो हमें पता चला कि किताब लिख रहे हैं। तो मैं ऑफिस की प्रॉब्लम घर लेके ना, मेरे घर में किसी को नहीं पता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि अगर मैं ऑफिस के चैलेंजेस घर में बता दूं तो सबका बीपी बढ़ जाए। रोज़ कोई ना कोई चैलेंज है, रोज़ कोई ना कोई ऑब्स्टिकल है, रोज़ कोई ना कोई हर्डल है, और हम तो कैपेबल हो गए हैं अब भारी पत्थर उठाने के, भारी वेट उठाने के। घर वाले तो अब इतने कैपेबल उस दिशा में नहीं हुए, तो बेटर ये है कि उनको ना बताया जाए। और मैं उनसे डिस्कस भी नहीं करता, क्योंकि डिस्कस प्रॉब्लम उससे करे जिसके पास सोल्यूशन हो। सोल्यूशन तो है नहीं उनके पास, तो उनको बता के फ़ायदा ही क्या, उनको टेंशन ही देनी है। ये एक बड़ी समस्या है कि हम डिस्कस किससे कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग डिस्कस ही उनसे कर रहे हैं जिनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं। हाँ, तो जिसके पास सोल्यूशन है उससे डिस्कस कर लें। वैसे तो ये कभी कभी घर में कर लेना चाहिए, मैं इसका थोड़ा सा मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाता। मुझे लगता है कि नहीं, मैं सॉल्व कर लूँगा यार, तो उनको परेशान काहे को करना यार, अननेसेसरी परेशान हो जाएंगे घर वाले। तो मैं नहीं लेके जाता बाहर की दिक्कतों को घर। दिक्कतों पे थोड़ा सा आते हैं, प्रॉब्लम्स पे आते हैं। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। और अभी जो यूथ्स हैं उनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो बेरोज़गारी की समस्या चल रही है, लोग को जॉब नहीं मिल रहे हैं। कई बार हम लोग हायरिंग करने जाते हैं, हमें स्किल्ड यूथ नहीं मिलते, या बहुत प्रॉब्लम्स को किस नज़रिए से देखा जाए, कैसे टैकल करना है और क्या स्टेप्स लिए जाएं। देखो, इंसान ना रोता हुआ पैदा होता है, क्या बात है। ठीक है, लेकिन दिक्कत यह है कि कुछ लोगों का रोना ज़िंदगी भर बंद ही नहीं होता। पैदा तो सब रोते हुए होते हैं, लेकिन कुछ लोग ज़िंदगी के आखिरी तक रोते ही रहते हैं। जब बच्चे थे तो सोच रहे थे जब बड़े हो जाएंगे ना तो ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी, तो उनको स्कूल कॉलेज से प्रॉब्लम थी। ठीक है कि यार ये स्कूल ख़त्म हो, झंझट ख़त्म हो, हमारी ज़िंदगी शानदार हो जाए। सोचे थे कॉलेज में जाएंगे ना तो ज़िंदगी जिएंगे, ठीक। फिर कॉलेज चले गए, फिर कॉलेज सोचे थे यार जब जिन नौकरी लग जाएगी उस दिन ज़िंदगी बहुत सेट हो जाएगी। फिर नौकरी लग गई तो लग रहा था कि कॉलेज लाइफ अच्छी थी। कॉलेज में सोचते थे कि स्कूल लाइफ अच्छी है। जब तक शादी नहीं हो रही थी तो सोचते थे शादी हो जाएगी तो क्या ज़िंदगी होगी, है ना। फिर शादी हो गई, हाँ शादी हो गई तो सोचने साले नहीं होती तो अच्छा थे। फिर जब तक बच्चे नहीं थे तो रो रहे थे कि बच्चे नहीं हैं यार, बच्चे नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं। बच्चे हो जाते तो बहुत खुश होते, बच्चे हो गए तो तकलीफ हो रही है कि साले इससे तो ना ही होते तो अच्छे थे। तो कुछ लोगों को तुम देखोगे ना ज़िंदगी के आरंभ से अंत तक वो रोते मिलेंगे आपको। कुछ मर्जी आप दे दो, वो दे विल क्राई। प्रॉब्लम आर द साइन ऑफ लाइफ। एक्चुअली प्रॉब्लम है दैट मीन जिंदा हो। क्या बात है। मरे हुए आदमी को थोड़ी ना तकलीफ होती है। अब वो लेटा है, मर ही गया, उसको थप्पड़ मारो, मुक्का मारो, उसको बोलो शेयर बाजार गिर गया, उसको क्या फ़र्क पड़ना है। उसको बोलो गोल्ड का रेट 5 लाख हो गया, उसको क्या फ़र्क पड़ना है। उसको बोल तेरी गर्लफ्रेंड को लेके भाग गया, उसको क्या फ़र्क पड़ना है। उसको कुछ भी बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो आपको प्रॉब्लम है, इसका मतलब जिंदा तो हो कम से कम एटलीस्ट। तो प्रॉब्लम ज़िंदगी का पार्ट है और इससे कभी कोई नहीं बच सकता। ना इंसान बच सका है, ना भगवान बच सके हैं। ऐसा कोई भगवान भी धरती पे नहीं आया जिनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ना हो। और मैं बता दूं, तो भगवानों को इंसानों से ज़्यादा ही तकलीफ झेलनी पड़ी है। कैसे? दुनिया भर के एग्जाम्पल हैं। माँ सीता राजा जनक की बेटी हैं। राजा जनक कौन है? राजा जनक वो इंसान है जो अपने आप में तमाम विश्व का ज्ञान रखते हैं। राजा जनक वो इंसान हैं जिनके घर में भगवती खुद आती हैं। माँ सीता राजा जनक की संतान है और बहू किसकी हैं? महाराज दशरथ के। दशरथ कौन है? जिनके घर भगवान आने के लिए, जिनका घर भगवान ने चुना खुद आने के लिए। तो वो ऐसा इंसान कैसा होगा? क्योंकि आप भी उसके घर जाओगे जो आपको लगता होगा यार इसके घर जाना चाहिए, इसके घर नहीं जाना चाहिए। तो भगवान जिसका घर चुने आने के लिए, तो वो कैसा व्यक्ति होगा? अब माँ सीता जनक की बेटी हैं, दशरथ की पुत्र वधू हैं। और पत्नी किसकी हैं? पत्नी उनकी हैं जो पूरी दुनिया का भार संभालते हैं। माँ सीता के पूरे जीवन में सुख बता दो कहाँ मिला उनको? कहाँ आपको सुख मिला? कोई सुख नहीं है। ब्याह होते वनवास हो गया। आदमी सोचता है कि शादी हो गई, अब जिंदगी बड़ी अच्छी होगी, 14 बरस के लिए चल भाई निकल जा भाई तू बाहर। और वनवास भी कोई गलती नहीं, मिला किसी और को और साथ जाना पड़ा। खुद चूज किया उन्होंने, चूज किया। और 14 साल जंगल कोई मजाक तो है नहीं, उतने में भी कोई उठा के ले जाए। आप सोचो ना, राक्षस किडनैप करके लेके गए,
अपहरण हो गया, और वापस आके भी कौन सा सुख मिला, फिर किसी धोबी के कहने पे भगवान ने फिर निकाल दिया। तो पूरा जीवन आरंभ से अंत तक कहाँ आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं? ऑब्स्टेकल हैं, परेशानियां हैं, टेंशन है। जब भगवान ने दोबारा निकाला अयोध्या से, तो जंगल में रहे दोबारा, वहीं बच्चों का जन्म हुआ। तो आप बताओ कौन कौन सा उनका जीवन में आपको सुख देखने को मिलता है? कोई सुख नहीं है। आप किसी को भी उठा के देख लो, कोई ऐसा है ही नहीं जिसके जीवन में आपको सुख मिलता श्री हो। कृष्ण का भी यही। अरे जो आदमी पैदा ही जेल में हुआ, वो क्या, आप क्या बात करते हो आप और हम? तो खुशकिस्मत है, कम से कम अस्पतालों में या घर में पैदा हुआ तो आदमी, तो भगवान पैदा ही जेल में हुए और सगा मामा मारने के लिए तैयार बैठा है। और जब से पैदा हुआ तब से जिंदगी में नाटक ही चल रहे हैं। वहाँ जहाँ पहुँचे वहाँ गोबर उठा रहे हैं, वहाँ गायें चरा रहे हैं, कितना काम किया। 2 दिन के थे, पूतना ने अटैक कर दिया, बारंबार जान से मारने की कोशिश की जा रही है उनको। सगा मामा जान का दुश्मन बना बैठा है। कहाँ जीवन में सुख है? भागते फिर रहे हैं। तो देखो ना, आप कौन है? भगवान राम को 14 बरस का वनवास है, कृष्ण के साथ इतनी दुर्घटनाएं हैं, सीता माँ के साथ ऐसा है, शंकर भगवान को खुद जहर पीना पड़ गया। आप उठा के देख लो, इतिहास उठा के देख लो कि जीवन में सुख मिला किसी को? किसी को नहीं मिला। तो आपको क्या लगता है आपको हमको मिल जाएगा? नहीं। पार्ट ऑफ लाइफ है सुख, लाइफ नहीं है सुख, पार्ट ऑफ लाइफ है। बिट्स एंड पीसेस में ही मिलता है। दुख के फायदे क्या हैं? दुख के तो बहुत फायदे हैं यार। दुख का आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा बना देता है। क्या बात है। दुख से इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है। तकलीफ़ें आपका इम्यूनिटी बहुत अच्छा करती हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में सुख हो तो आपकी इम्यूनिटी बहुत ख़राब होती है। मैं अक्सर बोलता हूँ कि रोड किनारे पलने वाले बच्चे, आप देखना, वो जनवरी की सर्दी में नंगा घूम रहा होता है, उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती। आपका मेरा बच्चा ब्लैंकेट में सर्दी में ज़ुकाम में पड़ जाता है, इम्यूनिटी ख़राब होता है। उनका इम्यूनिटी बहुत अच्छा होता है। तो दुख, तकलीफ़ें, परेशानियाँ किसी भी इंसान का इम्यूनिटी बहुत अच्छा कर देती हैं। आदमी को मिलना चाहिए, और बच्चों को तो कम से कम पहले 5-7 साल खूब अनुभव होना चाहिए इसका, कि एक बार इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है ना, फिर गर्म हवा लगती नहीं, फिर सर्द हवा नहीं लगती। अब हमारा इम्यूनिटी भगवान ने दुख दे देकर कर दिया, और भी देगा। तो जैसे जैसे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, आपकी इम्यूनिटी बेटर होती जाती है हर दिन। तो जो तकलीफ़ें आपको 1 साल पहले, 5 साल पहले डराती थी, अब आपके लिए मामूली हो गई। अब मामूली होगी। वाह। जिन तकलीफ़ों को देख के सोचता था यार इनसे कैसे निपटेंगे, अब लगता है अरे तो बहुत छोटी सी चीज़ें हैं यार। तो वो होता ही तभी है जब आपको हार्ड बॉल जब तक खेलने को नहीं मिलेगी, आप हार्ड बॉल के खिलाड़ी बनेंगे कैसे? आपको हर बॉल फुल टॉस ही मिल रही है, तो कोई भी खेल लेगा ना। सड़क साफ़ है तो कोई भी गाड़ी चला लेगा। ड्राइवर तभी बनेगा ना जब आपको ले जाया जाएगा चांदनी चौक, सदर बाजार है, चावड़ी बाजार, वहाँ बोले चला बेटा गाड़ी, तो आप अच्छे ड्राइवर तभी बनेंगे। तो दुख आपका इम्यूनिटी बहुत अच्छे करते हैं, ये प्रॉब्लम का और दुख का सबसे बड़ा फ़ायदा है। और आपको सरल बना देते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, आदमी में अहंकार आ जाता है, बहुत पैसा हो गया, बहुत मान सम्मान इज्जत मिल गई, जैसे ही भगवान ने एक तमाचा मारा, आदमी को समझ में आता है कि बेटा उड़ने की ज़रूरत नहीं है ना, सरल रहो तो फ़ायदे में रहोगे। दैट्स ग्रेट। इस किताब में आपने एक चैप्टर, एक अध्याय है इसमें जिसका नाम है नशा करो। तो अभी तो मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन अभी क्या है कि भारत के, मुझे ऐसा लगता है कि 70% जो युवा हैं वो दुर्भाग्य से नशा ही कर रहे हैं। आप किस नशा की बात कर रहे हैं? क्योंकि सब लोग कह रहे हैं नशा छोड़ो। अरे मैं कह रहा हूँ नशा करो यार, खूब करो। यहाँ एक चैप्टर है कि भाई नशा करो। हाँ, तो इस पे थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग। क्या है नशा वो होता ही नहीं है ना जो रात को करे और सुबह उतर जाए। नशा तो वो है जो एक बार चढ़े तो साला कभी उतरे नहीं। क्या बात। सुरूर एक बार चढ़ जाए तो ज़िंदगी भर वो सुरूर रहे। मिस्टर अमिताभ बच्चन को 82 साल से अभी उम्र हो गई है उनकी, अभी तक नशे में है। किस चीज़ का नशा है? काम का नशा है, मेहनत का नशा है। आज भी वो 14-15 घंटे काम करते होंगे, है ना, और वो तभी कर पा रहे हैं जब वो वैसे नशा नहीं करते। जो आदमी नशा करेगा वो काम नहीं कर पाएगा ज़िंदगी में। जो आदमी दोपहर को 2 बजे ही पी के उठेगा अगर, तो क्या काम करेगा यार। मैं जितनी भी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, कॉलेज में जाता हूँ, मैं बच्चों को एक ही बात बोलता हूँ यार। मुझसे पूछते हैं बच्चे कि, या फैकल्टी पूछते हैं कि आप बच्चों को क्या मैसेज देते हो, तो मैं एक ही बात बोलता हूँ यार, खूब मस्ती करो, खूब आवारागर्दी करो, कॉलेज में बंक भी मारो, प्यार मोहब्बत भी करो, सब कुछ करो, नशा मत करना। सब कर लो यार, जो तुम्हारा मन करता है ना कर लो। इस उम्र में अगर मस्ती नहीं करोगे तो कौन सी उम्र में मस्ती करोगे? इस उम्र में प्रेम नहीं करोगे तो कौन सी उम्र में प्रेम करोगे? इस उम्र में शरारतें नहीं करोगे तो कौन सी उम्र में शरारतें करोगे? सब करो, सब करना ही चाहिए।
नशा मत करना, दारू मत पीना, ड्रग्स मत लेना, सिगरेट मत पीना। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ 2 वे ट्रैफिक नहीं है, ये 1 वे ट्रैफिक है। ये 1 वे है, ये 1 वे, 100% 1 वे। रिटर्न ही नहीं कोई है। लाख में एक व्यक्ति संजय दत्त की तरह वापस आ जाए तो मैं कह नहीं क्या सकता, लेकिन बात आदमी लौटता नहीं है वापस, और बहुत ख़राब होकर लौटता है अगर लौटे भी सही तो। हाँ हाँ हाँ, तो मत करना ये। मतलब एग्जाम्पल्स हैं, हनी सिंह बहुत बड़ा एग्जाम्पल बहुत है, बड़ा खुद बताते हैं अब तो यार कि नहीं करना चाहिए आदमी को, ज़िंदगी बर्बाद होगी, मेरे कितने साल ख़राब हो गए। संजय दत्त का एग्जाम्पल है, बड़े बड़े लोगों ने एग्जाम्पल दिए हैं कि मत करो यार। पीयूष मिश्रा जी का भी ऐसा ही। हाँ, बहुत सारे वो लोग बढ़िया हैं, यू विल गेट सो मेनी नेम्स। तो मैं बच्चों को एक ही बात बोलता हूँ यार, मत करना, कुछ भी करना। अगर आप इस चीज़ से दूर रहना, लाइफ शॉर्ट रहेगी, मतलब ज़िंदगी आराम से निकल जाएगी, मस्त निकल जाएगी। आजकल ना एक परसेप्शन हो गया है कि अगर आप हुक्का नहीं पी रहे या कूल फिर कूल हाँ वो इससे यूथ कैसे बाहर निकले, इससे ये जेन जी कैसे बाहर निकले। और ये पीयर प्रेशर बोलते हैं इसको, पीयर प्रेशर में फंस जाते लोग, क्या करें मतलब उस समय कैसे अपने आप। होता क्या है ना, कॉलेज में जब बच्चा जाता है ना, तो हर कॉलेज में अगर आप देखो, यूनिवर्सिटी में जाकर ना, तो 4-5 लोगों का ग्रुप बन जाता है, बन जाता है, बिल्कुल हाँ, ठीक है ना, एक ग्रुप लाइक माइंडेड ग्रुप। हम लोग का भी था सबका। और उस 5 के ग्रुप में एक गैंग लीडर होता है, ठीक है ना। तो वो जो गैंग लीडर होता है ना, वो क्रिएट करता है पीयर प्रेशर कि यार अभी तक तू माँ की गोद में ही बैठा है क्या, कब निकलेगा इससे बाहर, अब तू बड़ा हो गया है, चल लगा ले एक बार। ये अलग लेवल के मोटिवेटर। अरे बड़ा खतरनाक मोटिवेटर होता है। तो भाई ये तो बहुत गजब आदमी है, ये गैंग लीडर है। वो चाहता है कि सब ये 4-5 के जो गैंग के जो लोग हैं ना, ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये मेरे हिसाब से चलें। मैं उनको बोलूँ मूवी देखने तो ये मूवी देखने चले, मैं उनको बोलूँ बंक करें तो मेरे हिसाब से बंक करें, मैं बोलूँ कि लगा लो सुट्टा तो मेरे हिसाब से सुट्टा लगाएं। और जब वो नहीं करते उनमें से कोई एक आध, तो वो उसको फिर धमकाता है और उसको टोंट मारता है, फिर प्रेशर क्रिएट करता है और बोलता है दोस्ती के नाम पे पी नहीं सकता। तो जो आदमी ऐसा बोलता है कि दोस्ती के नाम पे पी नहीं सकता, तो सामने वाले को ये जवाब देना चाहिए कि जो दोस्ती के नाम पे छोड़ नहीं सकता। क्या बात है। अगर तू मुझे कह रहा है दोस्ती के नाम पे पी ले, तो मैं तुझे कह रहा हूँ दोस्ती के नाम पे छोड़ भी दे। दे। अगर यही पैरामीटर है दोस्ती का, तो फिर दोनों निभाते हैं। हाँ, खाली मैं क्यों निभाऊँ, हैं? क्या तो बात। नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। और मेरी तो पर्सनल राय है यार, तुम्हारे चैनल से भी कह रहा हूँ और मैं सब जगह बोलता हूँ कि नशा मत करना यार, ये बर्बाद कर देता है ज़िंदगी, तबाह कर देता है, आप कहीं के नहीं रहते यार। एक फालतू सी लॉजिक लोग देते हैं, और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यार एक बार तो ना कर लेना चाहिए, टेस्ट तो कर लो, जान तो लो। भले मैं इसके अगेंस्ट हूँ, आपका क्या कहना है? कई लोग एक बार वाले में भी फंसते हैं। नहीं होता नहीं है ना, शुरुआत तो एक बार से ही होती है। क्या बात है, सही बस। शुरुआत एक बार से होती है, लेकिन रुकता नहीं आदमी, ठहरता नहीं है। एक रिसर्च है बहुत बड़ी कि कौन लोग ज़्यादा जीते हैं। ठीक। कौन लोग ज़्यादा जीते हैं? जो नहीं पीते वो ज़्यादा जीते हैं, जो बहुत पीते हैं वो ज़्यादा जीते हैं, या जो 2 पैग लगाते हैं 30 ml के, वो ज़्यादा जीते हैं। ये सच में साइंटिफिक रिसर्च है। हाँ, कौन जी रहा है इसमें ज़्यादा? कि जो नहीं पीता क्या वो ज़्यादा जीता है क्या, या जो बहुत पीता है वो कितना जीता है, या जो 2 पैग लगाता है वो कितना जीता है। तो रिसर्च ये बताती है कि जो 2 पैग लगाते हैं वो ज़्यादा जीते हैं। लेकिन तकलीफ क्या है ना, 2 पैग के बाद रुकता नहीं आदमी। अरे दिक्कत क्या है? दिक्कत 2 पैग की नहीं है, 30 ml के लगा लो, चलो मान लेते हैं, रुकता नहीं है। वहां से फिर 3 पे जाता है, फिर 4 पे जाता है, फिर 5 पे जाता है, फिर होल्ड नहीं करता 2 पे। मान लेते हैं कि 2 पैग लगाने पे आदमी ज्यादा जीता है, ये मान लिया, लेकिन 99.9% 2 पैग पे रुकते कहाँ हैं फिर? बहुत सही बात। फिर एक बार तो जो चढ़ना शुरू हुआ, तो फिर आदमी थोड़ा सा और थोड़ा 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 करते 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 फिर वो बॉटली पे आ जाता है यार। तो वो ज़्यादा जीता है। नहीं, फिर तो वो ज़्यादा नहीं जीता, वो तो ख़त्म हो जाता है। एक्सेप्शन ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन 99% केसेस में हालत बहुत ख़राब होती है। पीयूष मिश्रा जी की किताब मैंने पढ़ी, तुम्हारी औकात क्या है। उसमें भी उन्होंने यही कि वो फंस गए थे, पूरी तरीके से फंस गए थे। क्या कि मेरा ये हाल हो गया था कि वो तो जा रहे थे इधर उधर कि कैसे नशा से मुक्त हों, ये सारी चीज़ें चल रही थी। क्या कि मैं किसी काम का नहीं रह गया था। तो वो एकदम सही बात है कि वो 2 पैक पे रुकता नहीं, वो आगे चलता ही चला जाता है। एक और नशा जो आज चल रहा है वो है सोशल मीडिया का, है इसमें भी एक अध्याय है। सोशल मीडिया की जो पूरी लत है। सोशल मीडिया वैसे तो एक पावर भी है, इससे बड़ा पावर कोई मुझे दिखता भी नहीं अभी इस दौर में। लेकिन इसका कैसे
यूटिलाइजेशन हो पाए, सही उपयोग क्या है, और क्या इसका भी कोई रूल है या कोई फंडा है ऐसा कि हाँ इस तरीके से अगर हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें तो सही है, और लत में जो लोग हैं वो कैसे बाहर निकले? बहुत बड़ा टॉपिक है यार शिशीष सोशल मीडिया ना। सबसे पहले तो ये समझो कि सोशल मीडिया की लत लगती क्यों है, ठीक, या कोई भी लत कोई क्यों भी, लगती हाँ, है, कोई ठीक। भी लत क्यों लगती है। बहुत सही। तो कोई भी लत लगने के पीछे दो शब्द जिम्मेदार हैं, है ना, और वो दो शब्द हैं स्पीडी रिवॉर्ड। पहला है स्पीडी, दूसरा है रिवॉर्ड। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। गुड किसी भी चीज़ की लत तब लगती है जब आपको रिवॉर्ड तत्काल मिलता है। गुड। जैसे कि आपने पैग लगाया और आपको तुरंत नशा हो गया। मजा आ गया। ऐसा तो नहीं होगा ना पैग आज लगाओगे नशा 15 दिन बाद होगा। आहा, आपने लगाया, आप आधे घंटे बाद सेट हो, यानी आपने जो एक्शन लिया उसका रिएक्शन हो गया। या आपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट करी, अब इसका स्पीडी रिवॉर्ड कैसे होगा? तुरंत कोई लाइक कर दिया, तुरंत किसी ने कमेंट कर दिया, आते हैं, हाँ। तो जो आपने एक्शन किया उसका रिएक्शन तुरंत हो गया। दोनों ही चीज़ों को समझो, दोनों में रिवॉर्ड स्पीडी हैं। क्या बात है। तो जहाँ रिवॉर्ड स्पीडी होता है उसकी लत लगती है, और जहाँ रिवॉर्ड स्पीडी नहीं होता उसकी लत नहीं लगती। किताब तुमने पढ़ ली पूरी की पूरी, उसका क्या रिवॉर्ड मिलेगा? कोई रिवॉर्ड नजर नहीं आएगा आपको, अभी तो पता भी नहीं चलेगा। पता भी नहीं चलेगा, हाँ। तो इसकी लत कभी नहीं लगेगी। आप 5 दिन जिम चले जाओ, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा आपको। 5 दिन जिम जाना वेस्ट है। 5 दिन पहले भी जितना वजन था 5 दिन बाद उतना ही वजन होगा। ना आपके बाइसेप्स बढ़ रहे हैं, ना आपका पेट कम हो रहा है। तो एक्शन तो आपने 5 दिन किया, रिएक्शन कुछ नहीं हुआ, तो लत नहीं लगती। छोड़ देता है आदमी तुरंत कि हो तो कुछ नहीं रहा है, हटा यार इसको। जहाँ रिवॉर्ड स्पीडी मिलते हैं वो लत लग जाती है, जहाँ रिवॉर्ड स्पीडी नहीं मिलते उसकी लत कभी नहीं लगती। यही सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है। सोशल मीडिया की एडिक्शन इसीलिए होती है क्योंकि आपको रिवॉर्ड स्पीडी मिलता है, और फिर आदमी दोबारा करता है कि अगली पोस्ट पे देखता हूँ कितने लाइक आते हैं, अगली पोस्ट पे देखता हूँ कितने कमेंट आते हैं। ये सारा का सारा खेल स्पीडी रिवॉर्ड की वजह से हो रहा है। फिर आप कितने लोग आपको शेयर कर रहे हैं, फिर आप उस एल्गोरिथम में उलझ जाते हो। अगर आपकी सोशल मीडिया की पोस्ट पर कभी कोई लाइक ना करे, आप 5 के बाद 6ठी पोस्ट ही नहीं करोगे। क्या बात है। बिल्कुल सही है। आप बोलोगे बाहर में जाए दुनिया ऐसी की तैसी में इनकी। आप पोस्ट कर क्यों रहे हो? क्योंकि लोग लाइक कर रहे हाँ, हैं। कोई लाइक कर रहा है, कोई अच्छा कमेंट कर रहा है, कोई खराब कर रहा है, मतलब वो डोपामाइन शुगल रिलीज हो मस्ती रहा है। चल ही रही है, हाँ। कुछ ना कुछ नाटकबाजी चल ही रहा है, ठीक है ना। और सोशल मीडिया बिजनेसमैन के लिए तो अच्छा है क्योंकि वो तो दुकानदारी है सबसे बड़ी। बहुत बड़ी वहाँ तो दुकान चल रही है, वहाँ तो बाजार लगा हुआ है सामान बेचने का, खरीदने का। एज अ बिजनेसमैन तो मेरे लिए सोशल मीडिया वरदान है, लेकिन एज अ स्टूडेंट आपके काम का नहीं है। आपके स्टूडेंट आपके काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? क्योंकि 99% तो जो उस पर दुनिया चल रही है वो सब फ्रॉड है। इंस्टाग्राम पे तो आपको कोई उदास मिलेगा ही नहीं, सब खुश हैं। आपको लगेगा अरे इनकी ज़िंदगी में तो कोई दुखी नहीं है यार। कोई बीच पे घूम रहा है, कोई याच की तस्वीरें डाल रहा है, किसने लुइस विटॉन पहन रखा है, तो आपको लगे यार भाई क्या जिंदगी चल रही है इस दुनिया में, तो दुखी कहीं नहीं है यार। जिसको देखो बीच पे, जिसको देखो पार्टी, जिसको देखो मस्ती, आपको लग रहा है साला हम जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे। तो यू स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ। तो आपको लगता है कि यार इनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, मेरी कितनी ख़राब है। तो फिर इन्फिनिटी कम्प्लेक्स में आप घुस जाते हैं। वो आपको आईफोन की फ़ोटो दिखा रहा है कि मैंने आईफोन 17 ले लिया है। अब साला उसने EMI पे लिया है कि गोल्ड गिरवी रख के लिया है, यू नेवर नो। वो तो नहीं बताया। तो आपको एंड रिजल्ट तो पता है, लेकिन वो प्रोसेस नहीं पता कि जिस प्रोसेस की वजह से उस एंड रिजल्ट पे पहुंचा। हो सकता है मेहनत करके भी लिया हो, लेकिन मेहनत तो नहीं दिख रही ना सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे तो आपको आखिरी में रिजल्ट दिख रहा है। तो सोशल मीडिया का बहुत ये झोल झाल है यार, है ना। क्योंकि फेसबुक के मालिक से एक बार किसी ने पूछा कि सोशल मीडिया बनाने के पीछे तेरा क्या पर्पस था। नोवाल करके एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने पूछा मार्क से कि आपका सोशल मीडिया बनाने के पीछे पर्पस क्या है, क्यों बनाया? कि कुछ लोग मिलें वहाँ पर और फुटबॉल खेलने चले जाएं, या कुछ लोग मिलें और वहीं रहें सोशल मीडिया पे। आप नहीं चाहते होंगे कि सोशल मीडिया पे मिलने के बाद लोग फुटबॉल खेलें। आप नहीं चाहते होंगे सोशल मीडिया पे मिलने के बाद लोग क्रिकेट खेलने लग जाएं। आप नहीं चाहते कि मिलने के बाद वो हॉबीज़ फुलफिल करें। आप चाहते हो सोशल मीडिया पे मिलें और वहीं रहें। क्यों वहाँ रहें? क्योंकि वो जितना ज़्यादा लोग बाजार में रहेंगे, माल बेचना बाकी कंपनियों के लिए उतना आसान होगा। सोशल मीडिया पे अगर रोज़ 10, 20, 50, 100 करोड़ लोग नहीं बैठे हुए, तो आपकी और मेरी कंपनी माल कैसे बेचेगी? मेटा ऐड कैसे लगेंगी? गूगल ऐड कैसे लगेंगी? ऐड लगेंगी तो देखेगा कौन अगर सोशल मीडिया पे कोई रहेगा नहीं। तो उनका पर्पस है कि सोशल मीडिया पे आप मिलें ज़रूर, लेकिन वहीं रहें। 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे आप वहीं रहें। और सोशल मीडिया का एल्गोरिथम ही ऐसा है, जो कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किए जाते हैं, जो फॉन्ट साइज़ यूज़ किए जाते हैं, वो लोग डिज़ाइन कर रहे हैं जो मास्टर हैं इन सब चीज़ों में।
जिसमें आपका टाइम स्पेंड ज़्यादा से ज़्यादा बड़े कलर थीम से लेकर फॉन्ट साइज से लेकर डिज़ाइनिंग से लेकर उस माइंडसेट से बनाए जाते हैं जिस माइंडसेट पे लॉस वेगास के कैसीनो बनते हैं। उस कैसीनो का जो माइंडसेट है कि मैक्सिमम टाइम आप कैसीनो में रहें, मैक्सिमम टाइम आप कैसीनो से बाहर ना जाएं। वो लाइट, वो एम्बियंस, वो सर्विंग, जो लोग वो दिमाग लगाते हैं ना, वही लोग दिमाग लगाते हैं उन ऐप्स को डिज़ाइन करने में जिसमें आपका मैक्सिमम टाइम स्पेन उस ऐप पर बीते। तो मास्टर लोग हैं जो लगे हुए हैं ताकि आपका 7 घंटा 8 घंटा 9 घंटा आपको उस बाज़ार में रखने के लिए बनाया जाए, सो दैट जब कंपनियां आती हैं अपना माल बेचने के लिए उनको बड़ा भरा बाज़ार मिले। अब सदर बाज़ार में अगर भीड़ ही नहीं है तो दुकानदारी नहीं होगी ना। दुकानदारी तभी होगी जब वहाँ पर फुटफॉल ज़्यादा है। फुटफॉल ज़्यादा। सोशल मीडिया कंपनीज़ के लिए अच्छा है जो बिज़नेस कर रही हैं, यूथ के लिए उतना कंपैरेटिवली अच्छा नहीं है। अब इससे दूर कैसे जाया जाए? सिंपल तरीका है, 1 घंटे का कहीं भी क्लॉक लगा लो, देखो, कोई मना नहीं है। देखो, कोई भी 1 घंटा फिक्स कर लो, 1 घंटा बहुत होता है। गुड। कोई भी 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, जो तुमको ठीक लगता है टाइम देखो। और बाकी टाइम सोच लो कि मुझे नहीं देखना, ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद ही कर देगा। 100% कह रहा हूँ मैं तो सोशल मीडिया का आदमी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं है बोलने में। 1 घंटा देख लो, कोई भी आपको टाइम लग जाए, बाकी सब बर्बाद कर, बिल्कुल बर्बाद। कोई गाइडलाइंस तो है नहीं, कुछ भी देख रहे हो आप, आपका बच्चा कुछ भी देख रहा है, आपकी बेटी कुछ भी देख रही है, आपकी बहन कुछ भी देख रही है, कोई कंट्रोल नहीं है। अब तो छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के लिए ऐसे कुछ भी देख रहे हैं और उनकी तो बुद्धि बड़ी चंचल है ना, उनको तो लगता होगा कि यही दुनिया है। और आजकल तो वायरल होने के लिए लोग कपड़े तक उतार रहे हैं। तो वो मेहनत, जो कंटेंट मेहनत के लिए प्रेरित करे, वो कंटेंट तो कोई देखना नहीं चाहता। मतलब हम लोग तो सबसे मुश्किल काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग द हार्डेस्ट जॉब, है ना। एंटरटेनमेट पे व्यूज जो आते हैं वो एजुकेशनल कंटेंट पे नहीं आते। हम लोग तो जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं एक्चुअली में ना। क्या हम तो आज भी चैनल चला रहे हैं तो उसकी कृपा है। आज के टाइम में एजुकेशन सबसे लास्ट प्रायोरिटी है, बावजूद उसके हम लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, है ना। लेकिन माइंडसेट तो वहीं जाता है ना, इजी चीज़ों के ऊपर, ईजी चीज़ों के ऊपर। इस पे थोड़ा सा आ जाते हैं कि शॉर्टकट एक जो अभी का ट्रेंड है कि लोग अमीर बनना चाहते हैं। सोशल मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा मुझे लगता है कि इन्फ्लुएंस है। वो जो ज़िंदगी देख रही है कि इंस्टाग्राम पे कोई दुखित नहीं होता, और एक लैविश लाइफ स्टाइल और जो कुछ भी पोर्ट्रे किया जा रहा है वहाँ पे। तो एक आज के टाइम पे क्या हो गया कि बड़ा तो करना है, जैसे आपके पास भी था कि कुछ बड़ा करना है, मुझे भी था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, बट अब है कि बड़ा करना है लेकिन बड़ा वक्त नहीं देना है, बहुत लंबा संघर्ष नहीं करना है, शॉर्टकट में 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर बहुत सारे पैसे कमा लेने। तो ये जो शॉर्टकट का एक प्रचलन है, आप इसको कैसे देखते हैं, और क्या ये परमानेंट सक्सेस दे पाएगी किसी को भी ज़िंदगी में, या फिर इसका कुछ हस्र बहुत बुरा भी होता आगे? मैं इसमें एक ही बात बोलता हूँ, व्हाट ईजी टू सी इज़ ईजी टू मिस। जो कामयाबी बहुत जल्दी मिल जाती है वो कामयाबी लंबे समय तक रहती नहीं है। तो जब भी मैं किसी व्यक्ति को देखता हूँ कि ये सफल है कि असफल, तो मैं देखता हूँ कितने टाइम में सफल हुआ है। अच्छा, ओह गुड। तो मुझे उसकी सफलता फैसिनेट तब तक नहीं करती जब तक मुझे ये नहीं पता होता कि 8-10 साल लगाए कि नहीं लगाए इसने। मुझे बहुत सारे लोग एग्जांपल देते हैं, अरे देखो सर वो कितना कामयाब हो गया, 6 महीने में यहाँ तक पहुँच गया, तो मुझे वो फैसिनेट करता ही नहीं है। हाँ, मुझे कोई बोले कि सर 15 साल से रगड़ रहा था अब कामयाब हुआ, तब मैं इंटरेस्टेड हूँ उसकी लाइफ जर्नी को जानने में। मैं ऐसे किसी व्यक्ति की लाइफ जर्नी को जानने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ जो 3 महीने के अंदर स्टार बन गया, जो 6 महीने में स्टार बन गया, जो 9 महीने में स्टार बन गया। लोग बनते तो हैं, तो क्या ये मतलब सच नहीं है? रिटेन रहना करीब करीब नामुमकिन होता है। गुड। करीब करीब 1000 में कोई एक होगा तो एक्सेप्शन हो सकती है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में 25 साल में ऐसा कभी देखा ही नहीं जो 3 महीने में स्टार बन गया हो और 30 साल के बाद भी स्टार रहा हो। आहा, क्या बात है। दुकान खोलना इम्पोर्टेंट नहीं है, दुकान लंबे समय तक खुली रहे ये इम्पोर्टेंट है। तो हम 25 साल पहले भी रेलिवेंट थे, भगवान की कृपा से आज भी रेलिवेंट हैं, और जब तक रहेंगे, ईश्वर की कृपा रही तो रेलिवेंट रहेंगे। सोनू शर्मा जी के शिखर पे बने रहने का क्या राज है? मैं तो अभी शिखर पे हूँ नहीं यार। नहीं, आप हैं। नहीं, मैं अभी कोई शिखर विखर पे नहीं हूँ भाई। आप हैं शिखर पे और लंबे दौर से हैं, आगे भी रहें, लेकिन इसका क्या प्रिंसिपल है, क्या सीक्रेट है कि आप मुझे लगता है कि कब आपने यूट्यूब चैनल शुरू किया था? 10-11 साल हो गए शायद। 10-11 साल मुझे, और तब से लेके अब तक अगर मैं कहूँ, कोई सच में देखा जाता है, कोई सच में इतने प्यार से देखा जाता है, जिसको लोग सच में इतनी मोहब्बत करते हैं, तब भी और अब भी, वो आप हैं। बहुत टाइम में क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 1 साल कोई उनको देखता है, 2 साल देखता है, बट तीसरे साल फिर ख़राब होने लगता है, चौथे साल ख़राब हो जाता है। बट आपका जो एक दौर है वो हमेशा से वैसा ही है और ऊपर ही चलता गया है। तो इसका क्या सीक्रेट है?
कौन सी चीज़ आपको वहाँ पे रिटेन करती है? मैंने अपने घर में एक खेती कर रखी है, उसमें कैप्सूल उगाता हूँ मैं। वो मैं रोज़ सवेरे सवेरे खा लेता हूँ, उससे सब चल रहा है काम। राज खोल के जाइए आप। शिखर पे बने रहने का क्या मंत्र है, ये बताइए। भाई वो मंत्र तो मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन मुझे एक बात समझ में आती है यार। देखो शिशिश, मैंने कल भी तुमको एक बात बोली थी, मैं उसको दोबारा रिपीट करता हूँ कि ज़िंदगी में पैसा कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसा कैसे आ रहा है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पैसा छोड़ना आना चाहिए, दैट वाज। हाँ, मैंने कल तुमको एक बात बोली कि जिस दिन तुमको टेबल पे पैसे छोड़ना आ गया, क्या बात है, वो दिन ऐसा होगा जिस दिन फिर आप पीछे मुड़ के कभी नहीं देखोगे। लोगों की प्रॉब्लम क्या है, वो किसी भी हाथ से पैसा ले लेते हैं, कैसा भी पैसा हो। किसी भी हाथ से और कैसा भी, चाहे वो डिफेक्टिव हो, एग्जैक्टली, चाहे उस पे खून तक लगा हो, चाहे वो किसी के हाथ से भी आ रहा हो, ले लेते हैं। द डे यू लर्न कि ये नहीं छूऊंगा यार, अपने आप में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बहुत सही, अपनी नज़र में इतनी इज्जत बढ़ जाती है ना आपकी, फिर वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो आपसे कुछ भी करवा लेता है। क्या ये बात है कि अपनी नज़र में उठता हुआ आदमी वहाँ बहुत ज़रूरी है। दुनिया की नज़र में महान बनने से पहले अपनी नज़र में महान बनना पड़ता है यार। देखो, आदमी ना ऊंट से गिर जाए तो खड़ा हो जाता है, हाथी से गिरकर भी खड़ा हो जाता है, अपनी नज़र से गिर जाए तो फिर खड़ा नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लाइफ के हर स्टेजेस में ये समझ में आना चाहिए कि ज़िंदगी में ये काम कभी नहीं करने। मैं अगर कुछ चीज़ों के लिए हाँ कर देता, मैं बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ तुम्हारे चैनल के ऊपर, बहुत ईमानदारी से, अगर मैं कुछ चीज़ों के लिए हाँ कर देता, मैं कम से कम 1000 करोड़ रुपए तो कमा लेता पिछले 4-5 साल के अंदर। कुछ चीज़ों के लिए सर मुझे हाँ करनी थी, मेरे पास चेक साइन थे, मेरे टेबल पे, मेरे ऑफिस में लोगों ने मुझे चेक दिए कि आप बताओ कि इसमें क्या आप रखना चाहते हो। आपको स्टोरी लगानी है 1 साल तक, आपको रील बनानी है 1 साल तक, आपको ये करना है, मतलब डिलीवरेबल्स भी थे, आते हैं, बिल्कुल आते हैं। हाँ। तो मैंने बोला हम नहीं करेंगे यार, ये नहीं करेंगे भाई। बहुत इज्जत से मैंने, बड़े मोहब्बत से उनको चाय कॉफ़ी पिला के विदा किया है ऐसे लोगों को। बहुत सही। लेकिन नहीं करूँगा यार मैं ये। तो उन्होंने बोला यार दुनिया कर रही है और लीगल भी है ये। मैं गेमिंग ऐप की बात कर रहा हूँ, बैटिंग ऐप की बात हमारे पास भी बहुत लोग आए। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने बोला सर लीगल भी है ये, तो सरकार की तरफ से तो हाँ, ये सब लॉजिक्स तो मिल जाते हैं, क्या टेंशन है। तो मैंने बोला यार कुछ चीज़ें लीगली तो ठीक होती हैं, मॉरली खराब होती है। मॉरली खराब होती है, क्या बात। तो लीगली ठीक है, मेरे को मॉरली सूट नहीं करता। लीगली तो शराब की फैक्ट्री लगाना भी नहीं, लीगली ठीक होगा, मुझे नहीं सूट करता, मैं नहीं कर सकता। तो उन्होंने बोला बहुत पैसे दुनिया कर रही है, देखो अभी ऐड आई है उसमें आमिर खान भी कर रहे हैं, देखो उसके अंदर रोहित शर्मा भी हैं, देखो उसके अंदर सभी बैटिंग ऐप कर रहे हैं, तो आप उनसे बड़े हैं क्या? तो मैंने बोला हाँ, आप उनसे बड़े हो गए। तो मैंने बोला हाँ यार, इस मामले में तो मैं इन सबसे बड़ा हूँ। क्या बात है ना, मैं, आप जिस दिन मुझे खरीद लोगे उस दिन तो मैं मानूंगा कि हाँ भाई आपने मुझे खरीद लिया, लेकिन अभी तक तो मैं नहीं करूँगा। और देखो बैटिंग ऐप अपने टॉप पर पहुंच के ख़त्म हो गया, लेकिन हमको नहीं खरीद सके, हमको नहीं खरीद सके, और दुनिया बहुत लोगों को खरीद लिया उन्होंने। हाँ, तो इस मामले में तो हम उनसे बेटर ही हैं यार। हम लोग के पास भी आए, बहुत लोग आए, सेम चीज़ें नहीं करेंगे, कुछ चीज़ें नहीं करेंगे। तो हर क्रिएटर को, हर इन्फ्लुएंसर को कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये जो एहसास है, ये कैसे, इसीलिए आप रेलिवेंट बने रहते हो, क्योंकि मार्केट में सबको पता होता है कि कौन आदमी किस तरीके से पैसा बना रहा है। That's great. बाजार सेंसिटिव है, बाजार आपको लेकर इमोशनल होता है, बाजार आपको तभी सुनता और पसंद करता है जब उनको पता है कि ये अपने पैसे कमाने के चक्कर में हमारा नुकसान नहीं करेगा। पैसा कमाना तो देखो सब तो कमा ही रहे हैं, बिना पैसे के गुजारा चलेगा नहीं, लेकिन आपका नुकसान अगर हो रहा है मेरे कमाने से, तो फिर मामला बहुत गड़बड़ है यार। 40 करोड़ लोग बर्बाद हुए बैटिंग ऐप के अंदर, 40 करोड़ पीपल, यस बर्बाद हो गए। अब सरकार ने इसको बंद कर दिया है, और लेकिन जो बर्बाद हो गए उनको, उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? कौन बात करेगा कि किन लोगों के ऐड देखकर उन लोगों ने पैसा लगाना शुरू किया है? कौन बोलेगा इस बात के ऊपर कि फला आदमी ने कहा था लूडो खेलो, फला आदमी ने कहा था कि टीम बनाओ? कौन जिम्मेदारी लेगा? कितने लोगों ने सुसाइड किया, कितने लोगों की मानसिक हालत, फिजिकल कंडीशन, मेंटल कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन तबाह हो गई इनकी ऐड देख कर। कौन उठाएगा उसकी जिम्मेदारी? जवाब कौन देगा उनका?
तो आपकी क्रेडिबिलिटी इसलिए अच्छी होती है क्योंकि मार्केट में आपके बारे में लोग जानते हैं कि ये कुछ भी कर लेगा यार, ये नहीं करेगा ये काम। तो अगर आप हमेशा रेलेवेंट बना रहना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें आपको छोड़नी चाहिए और अपना मार्केट वैल्यू अच्छा बना के रखना चाहिए ताकि लोगों की नज़र में आप ठीक रहें। अमीर बनने की जो एक जल्दीबाजी है उसके चक्कर में ये सारी चीज़ें होती हैं। अमीर बनने के 3-4 सिद्धांत बताइए कि कैसे कोई इंसान जो आज एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता है वो क्या करे, क्या स्टेप्स ले या क्या प्रिंसिपल्स होंगे जिससे वो अमीर बन सकता है। सही तरीका क्या है, सही सिद्धांत क्या है? मैं हमेशा एक बात समझता हूँ शिशिर कि आदमी कोई भी काम जब शुरू करता है ना तो वो पहले 2 महीने में 3 महीने में क्या कमाऊंगा उसके बारे में ना सोचे। गुड, पहली चीज़। पहले 4 महीने में मेरी इनकम क्या होगी वो उसके बारे में ना सोचे, वो बड़े टाइम स्पैन में सोचे। मैं पहले अपनी इनकम महीने 2 महीने के हिसाब से कैलकुलेट करता था। किसी ज़माने के अंदर किसी भी काम को जब शुरू करता था तो मैं सोचा था यार इस महीने कितना कमाऊंगा, अगले महीने कितना कमाऊंगा। लेकिन अब मेरा फिलॉसफी बहुत चेंज हुआ है। मैं सोचता हूँ 5 साल में मुझे ये काम क्या देगा। माय गॉड, बड़ा इस काम को मैं अगले 10 साल तक अगर करता रहूं तो 10 साल में टोटल मेरा क्या टर्नओवर रह सकता है, क्या उसमें प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है। और आपका ये थॉट प्रोसेस चेंज कर देता है किसी भी काम को करने का। फिर आप शॉर्टकट में नहीं जाते, फिर आप कुछ भी करके उस महीने पैसा नहीं बनाना चाहते। तो फिर आप सोचते हैं कि नहीं यार मुझे फाउंडेशन मजबूत करनी है सो दैट 5 साल के बाद जब रिजल्ट हो तो वो अलग हो। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनती ही ऐसी हैं, बड़े बड़े कंपनियां ऐसे ही सेट होती हैं। तो सबसे पहले तो करंट पैसा कमाने के बारे में कोई ना सोचे। अगर बड़ा बिजनेस शुरू करना है तो, बड़ा धंधा शुरू करना है तो कि इस महीने क्या होगा। और जब वो नहीं होता तो फिर वो उल्टे सीधे काम करता है कि नहीं यार मैंने तो इस महीने का टारगेट रखा था, मेरे को तो कैसे भी करना है यार, मेरे तो ओवरहेड्स हैं यार, मुझे निकालना ही है ना। फिर वो गया नीचे चला गया। फिर उसको समझ ही नहीं आएगा कि उसके हाथ से खुद भी क्या क्या हो जाएगा। तो पहला तो इंस्टेंट कमाने के बारे में ना सोचे। अगर बड़ा सोचना है तो 2 साल 3 साल 5 साल के टाइम स्पेन के बारे में सोचे। फर्स्ट चीज़। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं तुमको बताता हूँ जो कि हर व्यक्ति को समझनी चाहिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, कोई भी बिजनेसमैन 8 घंटे काम करके करोड़पति अरबपति बनना चाहता है तो वो अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती कर रहा है। आप जॉब की तरफ, चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब, कुछ भी हो, पहले 8 घंटे आपको सिर्फ रोजी रोटी ही कमा के देंगे। आहा, बहुत डीप बात, क्या बात है। पहले 8 घंटे सिर्फ रोजी रोटी कमा के देंगे आपको। आप उसके बाहर नहीं जा सकते। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो। 8 से 12 घंटे आपको लग्जरी देंगे थोड़ी सी। गुड। 8 से 12 घंटे आपको लग्जरी देंगे। लेकिन जो इंसान 12 से 16 घंटे वाले चंक पे चला जाएगा वो रूल करेगा। माय गॉड, ये बहुत बड़ा पार्ट है भाई। 3 कैटेगरी हैं लोगों की। जो पहले 8 घंटे काम करते हैं, ठीक। फिर उसमें से बहुत कम परसेंटेज है जो 8 से 12 घंटे पे जाती है, ठीक। फिर उसमें से कम परसेंटेज है जो 12 से 16 घंटे पे जाती है। तो जो थर्ड कैटेगरी है ना, जो 12 से 16 घंटे वाली है, ये रूल करते हैं पूरी दुनिया को। तो बी इन द थर्ड कैटेगरी, डोंट वर्क फॉर 8 आवर्स। 8, अब कुछ लोग बोलते हैं क्वालिटी, कुछ लोग बोलते हैं टाइम, तो मैं कहता हूँ 16 घंटे विद क्वालिटी। खाली 16 घंटे बेमने से काम कर रहे हैं तब भी काम नहीं होगा। 16,000 घंटे काम कर लो तब भी नहीं होगा। कैसे संभव? जो काम आप कर रहे हो उसमें आपका मन लगना चाहिए। गुड। उसमें आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है, लेकिन मन से करना चाहिए आप उसको। हमारे पिताजी बोलते थे कि बेटा तू जूता पॉलिश करने वाला बनना, लेकिन ऐसा बनना कि तेरे शहर में तुझसे बेटर जूता पॉलिश कोई ना करे। क्या बात है। तो बाल काटने वाला बनना, लेकिन अगर अमिताभ बच्चन को बाल कटाने हो तो तेरा पता पूछ के वो तेरे घर आ जाए। कुछ भी करना, लेकिन तेरा सब्स्टिट्यूट ना हो उस काम के अंदर, उस तरीके से करना। तो आप कुछ भी करो, आपका सब्स्टिट्यूट ढूंढना मुश्किल होना चाहिए बाजार के अंदर। और वो सिर्फ प्रेम से संभव है कि हाँ, वो आप डेडिकेशन के साथ करो, मन से करो आपको। हाँ ना, और साथ साथ टाइम बहुत ज़रूरी है। तो जो मैंने थर्ड कैटेगरी बताई है ना, जो 12 से 16 घंटे वाली कैटेगरी है, ये लोग रूलर हैं यार। आप किसी भी बड़े आदमी को देख लो, वो 8 घंटे काम नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है का मतलब नहीं कर रहा है। कोई ऐसा नहीं है जो सुबह 9 बजे निकलता है घर से और 5 बजे घर आ जाता है और बच्चों के साथ खेलता है और बीवी के साथ अपना टाइम स्पेंड करता है। कोई भी नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा वो सिर्फ ब्रेड बटर में चल रहा है। आप इतिहास उठा के देख लो,
वही लोग रूल कर रहे हैं, वही लोग लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, या तो 12 से 16 घंटे के क्या पैच बात में हैं या 8 से 12 घंटे के पैच में हैं। आप यही जब बात बोल रहे हैं तो मैं यही सोच रहा हूँ कि यहाँ कितने लोग देख रहे होंगे और वो सोच रहे होंगे कि वो 8 घंटे वाले भी लिस्ट में है या नहीं।